Hello. Hello. A very good morning. This is Madhulika Roy, Head Department of Zoology, Government DTPG College. Friends, we are talking about hormone receptors and hormone action. You know what is hormone? It is a vast subject. And endocrinology is very interesting and such a vast subject that we cannot cover it at a stretch at one time. So it is better to study it in several parts. But since I have to tell you something about receptors and action of hormones, so you have to learn something about hormones. So I'm trying to give you an overview of hormones. So what is hormone? It is a chemical substance, or you can say hormones are chemical substances. They are secreted from ductless glands, and most importantly, they directly poured into the blood. Example of hormone is thyroxine, insulin, growth hormone, glucagon, and there are so many. These are some examples. What are endocrine glands? These are ductless glands. Examples: thyroid gland, pancreas, testes, ovary, etc. etc. Hormones are chemical substances. Their nature may be proteins, example growth hormone. They may be steroids like sex hormones, glucocorticoids. They may be peptide like oxytocin. They may be amino acid derivatives. Thyroxine is actually formed of tyrosine, amino acid tyrosine. Very important amino acid. See an overview of endocrine glands. Endocrine glands is actually they are large in number. As I told you, they are ductless and their secretions are directly poured into the blood called hormones. मैंने कहा endocrine glands का सिस्टम बहुत विस्तृत है और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये डक्टलेस होती हैं और इनके अंदर का सिक्रीशन जिसे आपने जाना हार्मोन कहते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में गिरते हैं बिना किसी नलिका के सहारे। जब जरूरत होती है तब गिरते हैं। तो हाइपोथैलेमस इज एक्चुअली गवर्निंग द एक्टिविटीज। आप एंडोक्राइन ग्लैंड में देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज सिचुएटेड इन द ब्रेन, डायंथेफेलॉन में के नीचे सेरेब्रम में स्थित है। एक हाइपोथैलेमस स्टॉक से ये हाइपोथैलेमस से जुड़ा है। हाइपोथैलेमस के निर्देशानुसार पिट्यूटरी काम करता है। तो ये मास्टर ग्लैंड नहीं है जैसा पुरानी किताबों में लिखा हुआ है, इट इज द मास्टर ग्लैंड। नो, नाउ इट इज ओनली एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द ऑर्केस्ट्रा ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इस पिट्यूटरी ग्लैंड के इसे एक्चुअली हाइपोफाइसिस कहते हैं और इसके दो पार्ट्स हैं। एंटीरियर पार्ट इज एडिनोहाइपोफाइसिस एंड पोस्टीरियर पार्ट इज न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो बहुत विशाल चीज़ है, आगे हम लोग और भी बात करेंगे। देखिए और भी कई ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है, टेस्टिस है, ओवरी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमारा मेजर टॉपिक एक्चुअली रिसेप्टर्स के ऊपर है और एक्शन के ऊपर है, इसीलिए बहुत थोड़ा बता रही हूँ आपको हार्मोन्स के बारे में। इनके फीचर्स को जान लीजिए। फीचर्स ऑफ हार्मोन्स, दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी फॉर द एक्शन। जो हार्मोन्स के कारण जो एक्शंस होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उसमें हार्मोन की मात्रा बहुत कम होती है। दूसरा पॉइंट, आप एक नया टर्म देखिए, ट्रॉफिक हार्मोन्स। ट्रॉफिक हार्मोन्स वो होते हैं जो किसी एक अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड में उत्पन्न हुए हैं लेकिन इनका प्रभाव किसी दूसरे ऑर्गन के ऊपर गिरता है। जैसे एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, उत्पन्न तो हुआ है न्यूरोहाइपोफाइसिस से, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर पार्ट से, परंतु इसका प्रभाव दिखता है किडनी के, नेफ्रॉन्स की डिस्टल हार्मोन टिश्यू पर। टारगेट टिश्यू वो है जिनके ऊपर हार्मोन्स अपना प्रभाव दिखाते हैं। जैसे एडीएच डीसीटी के ऊपर दिखा रहा है, तो यहाँ डीसीटी है टारगेट टिश्यू। इसी तरह से एक एग्जांपल आपको और दे देती हूँ। ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकला तो न्यूरोहाइपोफाइसिस से है, लेकिन इसका टारगेट टिश्यू है यूटेराइन मसल्स ड्यूरिंग लेबर।
यानी शिशु जन्म के समय जो पेन उठता है उसे लेबर कहते हैं, और ये लेबर के समय ऑक्सीटोसिन के कारण पेरिस्टालसिस होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है, उससे बर्थ में मदद मिलती है। फर्स्ट मैसेंजर सिस्टम. Now we are coming to our major topic. What is first messenger system? Actually hormones are first messengers. Specific hormones के लिए specific receptors सेल मेम्ब्रेन पर या सेल के किसी अन्य हिस्से जैसे साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे आगे चित्र में दर्शाया गया है कि कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं। तो ये फर्स्ट मैसेंजर यानी हार्मोन जाके रिसेप्टर से बंध जाता है, इसे तब कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। लाइगेंड भी इसी को कहते हैं। जैसे ही ये लाइगेंड बनता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आर ट्रिगर्ड एट द सेलुलर लेवल, यानी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आवश्यक हैं वो सेलुलर लेवल पर इंड्यूस हो जाते हैं। उत्प्रेरित कहना बिल्कुल गलत होगा क्योंकि उत्प्रेरण शब्द एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ है, इसे इस्तेमाल मत कीजिएगा। एक्चुअली ये ट्रिगर हुआ, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज एक्टिवेट हो गई, आप कह सकते हैं जैसे डिफरेंशिएशन, डीपोलराइजेशन, ग्रोथ, ये सब एक्टिविटीज हैं। तो इस प्रकार, लेकिन ये कैसे होंगे? फर्स्ट मैसेंजर के रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से सेकंड मैसेंजर सिस्टम बनता है, और ये सेकंड मैसेंजर सिस्टम का एग्जाम्पल देखिए, साइक्लिक एपी, कैल्शियम आयन, आयनोसाइटोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सेकंड मैसेंजर सिस्टम ही सारी कार्यकलापों के लिए जिम्मेदार होता है, यानी जो भी सेल्यूलर एक्टिविटीज हो रही हैं वो सेकंड मैसेंजर्स के कारण होती हैं। फर्स्ट मैसेंजर तो केवल संदेश वाहक होते हैं। आप चित्र में समझने की कोशिश कीजिए, ये जो त्रिकोणीय आकार के ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर स्थित रिसेप्टर के साथ, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ जुड़ गया। जैसे ही जुड़ा, लाइगेंड या हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना जिसने जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है, एडेनिल साइक्लेज नाम का एंजाइम क्रिया को प्रेरित करता है। चूंकि ये एंजाइम है तो जाहिर है ये कैटलाइज करेगा एक्शन को, और इसके कारण एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, टूटकर साइक्लिक एमपी यानी साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाता है, जो कि ये एटीपी डिग्रेड हुआ है फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम के कारण। नाउ दिस साइक्लिक एमपी which is a second messenger, ये सारी क्रियाओं को संपादित करता है। Now activated protein kinase is there which causes various metabolic activities, जैसे activities of metabolic enzymes, it alter plasma membrane permeability, actually configuration change कर देता है plasma membrane का, तो हमने इसे लिखा है permeability. It causes muscle contraction and relaxation, it stimulates protein synthesis, lipolysis, alter secretion rate, etc. There are so many actions taken by, they are facilitated by second messengers. Sorry. लोकेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर्स, तो ये रिसेप्टर्स पाए कहाँ जाते हैं? एक्चुअली रिसेप्टर्स आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, वो या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर उपस्थित होंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर उपस्थित रिसेप्टर्स एक्चुअली प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स के लिए होते हैं, और प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स उनसे जुड़ जाते हैं। वे साइटोप्लाज्म में पाए जा सकते हैं। साइटोप्लाज्म में जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं वो एक्चुअली स्टेरॉयड हार्मोन्स के लिए ही होते हैं। इस प्रकार न्यूक्लियस में जो पाए जाते हैं वो रिसेप्टर्स थायरॉक्सिन के लिए होते हैं। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज एक्चुअली हार्मोन, आर टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो गई है, विच इज दिस मिस्टेक इज रिग्रेटेड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स क्या हैं? दे आर स्पेसिफिक
यानी ग्रोथ हार्मोन के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा, तो इंसुलिन के लिए स्पेसिफिक होगा, ग्लूकागॉन के लिए स्पेसिफिक होगा। कहने का मतलब ग्लूकागॉन का रिसेप्टर केवल ग्लूकागॉन को ही एक्सेप्ट करेगा, उसी के साथ बाइंड होगा। तो ग्रोथ हार्मोन का केवल ग्रोथ हार्मोन के साथ ही बाइंड होगा, वो उसी के साथ एक्शन कर सकता है। ये बाइंडिंग केवल ग्लूकागॉन का रिसेप्टर ग्लूकागॉन के साथ करेगा, ग्रोथ हार्मोन का ग्रोथ हार्मोन के साथ करेगा। इससे कहते हैं स्पेसिफिक होना। और ये कॉम्प्लेक्स एक्चुअली लाइगेंड कहलाता है। The presence of hormone or multiple hormones enables the response in the receptor. जब ये हार्मोन लाइगेंड बन गया तो इसके कारण एक रिस्पॉन्स उत्पन्न होता है रिसेप्टर्स में, और जिसके कारण एक चेन ऑफ रिएक्शन बनती है। The hormone receptor interacts with different molecules to induce a variety of changes. तो ये हार्मोन रिसेप्टर लाइगेंड ये कई चेंजेस को ट्रिगर करता है, क्योंकि सेकेंड मैसेंजर सिस्टम यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, अप रेगुलेशन एंड डाउन रेगुलेशन। अप रेगुलेशन मतलब रिसेप्टर्स तो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में। आवश्यकता के अनुसार इनकी संख्या बढ़ती या घटती है। अगर कम है तो बढ़ जाएगी, इस बढ़ने की प्रक्रिया को अप रेगुलेशन कहते हैं, और अगर ज़्यादा है तो घट भी जाएगी, इस प्रक्रिया को डाउन रेगुलेशन कहते हैं। देखिए रिसेप्टर मॉलिक्यूल, देखिए आप ये सेल में आप देख रहे हैं, यहाँ पर रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं। एक दूसरा चित्र देखिए, आई थैंक टू द सोर्सेस। आप देखिए लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, ये लाइपिड की बाइलेयर आपको दिख रही है, जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि रिसेप्टर है बीच में स्थित है। इस रिसेप्टर के साथ फर्स्ट मैसेंजर यानी हार्मोन आके बाइंड हो गया, और उसने इस प्रकार से बनाया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स या लाइगेंड बनाया। और जैसे ही ये बाइंडिंग होती है, सेकेंड मैसेंजर एक्टिवेट हो जाता है। 2-3 तरह के चित्रों से मैंने इसे आपको समझाने का प्रयत्न किया है। हार्मोन एक्शन। नाउ वी कम टू द एक्चुअल पॉइंट, हार्मोन आखिर एक्टिव कैसे होते हैं, क्रिया का संचालन होता कैसे है, इसे आप हार्मोन एक्शन की मैकेनिज्म में अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ फर्स्ट मैसेंजर, सेकंड मैसेंजर इत्यादि शब्दों का उल्लेख होगा और उनकी क्रियाविधि आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही फर्स्ट मैसेंजर टारगेट टिश्यू पर पहुंचता है, वो एप्रोप्रिएट रिसेप्टर के साथ बंध जाता है। हम समझ चुके हैं क्या है टारगेट टिश्यू, हम समझ चुके हैं कि एप्रोप्रिएट रिसेप्टर क्या है। अगर हार्मोन प्रोटीन है तो उसका रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह पर होगा, अगर वो स्टेरॉइड है तो रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में होगा, और अगर ये थायरॉक्सिन है तो रिसेप्टर न्यूक्लियस में होगा। थैंक्स टू दिस सोर्स ऑफ ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन। इसमें आप देखिए ये फर्स्ट मैसेंजर है जो जुड़ गया है रिसेप्टर के साथ, दिस इज स्पेसिफिक रिसेप्टर, और जैसे ही ये इसके साथ लाइगेंड बनाएगा, जी प्रोटीन कपल हो जाएगा रिसेप्टर के साथ, और जी प्रोटीन के कारण जीटीपी में एक्टिवेशन होगा। ये जीटीपी एडिनिल साइक्लेज के कारण ये एटीपी, अब जीटीपी एटीपी में बदला, और एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये साइक्लिक एएमपी में टूटा, यानी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। दिस इज एक्चुअली सेकेंड मैसेंजर। Majority of reactions are taking place due to cyclic AMP, which is the second messenger system. और इसके कारण प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हो गया। अब समस्त सेल्यूलर रिस्पॉन्सेज होने लगी हैं। एक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स। अगर प्रोटीन हार्मोन्स के कारण साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट हुआ था, तो स्टेरॉयड हार्मोन के कारण जीन ट्रांसक्रिप्शन से
प्रोटीन सिंथेसिस से उत्पन्न प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल होगा एक्चुअल एक्टिविटीज के लिए। ये देखिए, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेजते हुए सेल साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे और साइटोप्लाज्म के अंदर स्थित रिसेप्टर के साथ बंधकर रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाकर आराम से न्यूक्लियस के अंदर जाकर पर्टिकुलर जीन के साथ अब एक्शन होगा। आप जानते हो, जैसे ही ये जीन एक्टिव होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होने लगेगा। डीएनए क्यों कहा मैंने? बिकॉज अ जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए, दैट डीएनए विल स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन। मैसेंजर आरएनए बनेगा। ये मैसेंजर आरएनए निकल के आप देख सकते हो राइबोसोम के ऊपर जुड़ गया और ऐसे पॉलीराइबोसोम बना और ये मैसेंजर आरएनए टीआरएनए के द्वारा ट्रांसलेट होकर पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगा। दिस प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस एक्टिविटीज। तो अगर प्रोटीन हार्मोन में साइक्लिक एएमपी या कोई या दूसरा सेकेंड मैसेंजर था, तो यहाँ सेकेंड मैसेंजर प्रोटीन है जो जीन ट्रांसक्रिप्शन की वजह से बना है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ थायरॉक्सिन एक्शन, यहाँ भी जीन ट्रांसक्रिप्शन होगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ रिसेप्टर न्यूक्लियस में स्थित है। T4 डीआयोडिनाइज्ड होकर T3 बनाएगा। आई एम वेरी सॉरी फॉर द मिस्टेक ऑफ सम स्पेलिंग, प्लीज आप इसे ठीक कर लीजिएगा। इट इज प्रिंटिंग मिस्टेक और आई एम सॉरी फॉर दैट। T4 डीआयोडिनाइज्ड होकर T3 बनाता है और ये न्यूक्लियस के अंदर घुसकर एक एप्रोप्रिएट रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा और ये कॉम्प्लेक्स फिर मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा और इट इज अ स्लो प्रोसेस और ये जो प्रोटीन बनेगा यही रिस्पॉन्स उत्पन्न करेगा। सो I have tried to explain you in brief about receptors and hormone action. रेफरेंसेस के लिए मैंने फिजियोलॉजी, मेडिकल फिजियोलॉजी की बुक राइटन एंड हॉल का इस्तेमाल किया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी बाय C.C. चैटर्जी है। बायोकेमिस्ट्री की बुक्स में भी बहुत अच्छा इसका उल्लेख है, मैंने उसको भी लर्निंग को इसमें ऐड किया है। एंड फिगर्स आई हैव टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज for which I am grateful. Wikipedia and Pinterest. Thank you so much. अब क्या होगा देखें।